हो गया। जय हिंद भाइयों, आपको जो हम अभी पढ़ाने वाले हैं वो ब्लड चैप्टर का पार्ट 1 हमारे तरफ से रहेगा। ब्लड पढ़ाएंगे। ब्लड एक बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और खासकर रेलवे के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में ब्लड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि ब्लड को मैं 3 पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा। पहला ब्लड क्या होता है इसके बारे में पढ़ाऊंगा, उसके बाद ब्लड के दूसरा पार्ट जो आएगा मेरा वो ब्लड के क्लॉटिंग के बारे में आएगा, और तीसरा पार्ट जो होगा वो ब्लड का RH फैक्टर क्या होता है या विटामिन क्या होता है इसके बारे में बताएंगे और किसके कारण हमारे बॉडी में ब्लड बनता है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि ब्लड सबसे पहले होता क्या है। तो आप भी जानते हैं कि ह्यूमन बॉडीज में हमारे बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड का संचरण होता है, मतलब पूरे बॉडी होल बॉडी में ब्लड मेरा परिसंचरण करता है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं ब्लड का। लेकिन यहाँ सबसे पहले ब्लड को एक लाइन बाय लाइन वे में आपको समझना है। सबसे पहले प्राकृतिक कोलाइड। ब्लड क्या होता है? प्राकृतिक कोलाइड होता है। कोलाइड का मतलब क्या होता है? एक आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि कोलाइड होता क्या है, तो जैसे कोलाइड समझने के लिए एक आपके घर में चाय बनता होगा तो चाय को क्या करते? छानते हैं। तो चाय में क्या होता है? चाय पत्ती जो खराब होता है वो अलग निकलता है और लिक्विड तो अलग निकल जाता है। कहने का मतलब जो छानते हैं वो हमारा क्या कोलाइड्स हो गया। तो ब्लड एक क्या है? प्राकृतिक कोलाइड है। प्राकृतिक कोलाइड का एग्जांपल एक ले लिए, जैसे दूध से मलाई निकालना। अगर दूध से आप मलाई निकालें तो ये एक प्राकृतिक कोलाइड है। ये कोई विधि नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं, मैं आपको कोलाइड का मतलब समझा रहा हूँ कि कोलाइड होता क्या है। तो कोलाइड जैसे होता है कोई चीज को छानने का विधि अगर आप अपना रहे तो वो कोलाइड होता है। दूसरा चीज बोला गया ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यूज है। सबसे पहले याद रखिए कनेक्टिव टिश्यूज है। कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब इसको हम बोलते हैं संयोजी ऊतक बोलते हैं। संयोजी ऊतक का काम क्या होता है? मतलब किसी को कनेक्ट करके रखना। जैसे आपके बॉडीज है तो बॉडीज क्या ब्लड से कनेक्ट रखता है या एक दूसरे से कनेक्ट करके रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं। तो ब्लड क्या है? एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो एक संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे कि एक दूसरे से जोड़ के रखना, और रक्त क्या करता है? एक दूसरे से जोड़ के रखने का काम करता है। दूसरा चीज ब्लड में पीएच का मान कितना होता है? अगर ब्लड में आपको पूछा गया पीएच मान क्या होता है, तो यहाँ एक चीज याद रखने की चीज है कि अगर 7 से ज्यादा अगर किसी का ब्लड हो जाए 0.1 में भी तो वो क्षार हो जाता है, और अगर 7 से कम होता है तो वो क्या होता है? अम्ल होता है, जिसको हम एसिडिक नेचर बोल सकते हैं, यानी एसिड बोल सकते हैं। तो आप समझ गए कि ब्लड में क्या होता है? 7.4 ब्लड का पीएच वैल्यू होता है, और जिसका 7 से पीएच वैल्यू कम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। और 7.4 से अगर पीएच वैल्यू ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। अगर 7 से नीचे है किसी का तो वो क्या हो जाता है? एसिड हो जाता है, यानी अम्ल हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे कि ब्लड का मात्रा मेल में कितना होता है, फीमेल्स में कितना हो। तो मेल में अगर ब्लड का मात्रा की बात करूं तो 5.5 लीटर होता है। फीमेल बॉडीज में अगर मैं ब्लड का मात्रा करूं तो कितना होता है? 5 लीटर होता है। अब एक आदमी से, शादीशुदा आदमी से हम पूछे कि ब्लड का, मान लीजिए कि मेल में हम ही पूछे हैं, तो ब्लड में मेल में 5.5 लीटर का मामला क्यों होता है और फीमेल में 5 लीटर का मामला क्यों होता है? तो ये इंसान बताया कि लड़कियां जो होती है खून पीने का काम करती है। आप माइंड मत करिएगा, खून पीने का काम करती है, इसीलिए ब्लड लड़की के पास यानी फीमेल बॉडीज के पास 5 लीटर ही होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा जो हम आपको समझा रहे हैं कि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। और आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन में, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? आयरन क्या करता है? हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ब्लड बनाता है। तो ब्लड में मेल में इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि मेल बॉडीज में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, और इसमें हीमोग्लोबिन कम होने के कारण यानी आयरन कम होने के कारण ये क्या होता है? 5 लीटर इसमें ब्लड होता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यानी हीमोग्लोबिन के कारण आधा लीटर इसमें ब्लड कम होता है, यानी आयरन के कमी के कारण। उसके बाद चलिए ब्लड को निर्माण के बारे में बताते हैं। ब्लड का निर्माण कहाँ से होता है? तो निर्माण जो आपको बताएंगे, ब्लड सबसे पहले आप समझिए कि ब्लड का फॉर्मेशन ऑफ ब्लड होता क्या है। सबसे पहले जो बच्चे, अगर मैं बात करूं जो माँ के गर्भ में रहते हैं, यानी उसका लीवर से कनेक्टेड रहता है, उसका यानी उसमें जो ब्लड बनते हैं वो क्या करता है? लीवर से कनेक्टेड रहता है, यानी और भ्रूण में बनता है। यानी लीवर से कनेक्टेड रहेगा तो कहाँ? भ्रूण से उसके थ्रू में ब्लड बनता है, क्योंकि वो जब तक जन्म नहीं लेगा तब तक उसके बॉडी में फॉर्मेशन नहीं हुआ। जब तक वो माँ के गर्भ में रहेगा तो भ्रूण से कनेक्टेड रहता है, यानी लीवर से कनेक्टेड रहता है, और जिसको हम भ्रूण को इंग्लिश में एम्ब्रो बोलते हैं। एम्ब्रो याद रखिएगा। तो बच्चे में अगर आपसे पूछा गया कि छोटे बच्चे में, क्योंकि
बोन मैरो होता नहीं। अगर बड़े बच्चे में बात करें तो ये बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो किसको बोलते हैं? तो बोन मैरो क्या होगा? ये हमारा हड्डी हो गया, या आप चिकन वगैरह खाते होंगे या मीट वगैरह खाते होंगे तो उसको हड्डी को तोड़िएगा, तो तोड़ने के साथ या चूसते हो तो उसमें लाल लाल सा दिखाई देता है। तो हमारा ह्यूमन बॉडी में जो फॉर्मेशन होता है, यानी एडल्ट एज में बोले गए तो एडल्ट एज में जो होगा वो हमारा कहाँ होता है? एडल्ट एज में तो अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अगर आपसे पूछा गया कि छोटे बच्चे में यानी बेबी में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, तो याद रखिए लीवर यानी भ्रूण में होता है, जिसको एम्ब्रो बोलते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यहां से एक चीज और आता है कि बोन मैरो में क्या होता है? ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, हाँ यही क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था कि छोटे बच्चे में यानी शिशु में ब्लड का निर्माण कहाँ से होता है। तो यहाँ आंसर दोनों दिया होता है, बोन मैरो भी दिया था ऑप्शन में और लीवर भी दिया था। तो इसका याद रखिएगा कि अगर छोटे बच्चे, अगर शिशु में पूछा गया तो शिशु में क्या होता है? भ्रूण में होता है। अगर एडल्ट में पूछा गया कि एडल्ट में क्या होता है, तो बोन मैरो में होता है, यानी अस्थि मज्जा जिसको हिंदी में बोलते हैं। चलिए दूसरा चीज, अगर रक्त का अध्ययन आपसे पूछा गया कि रक्त का अध्ययन किसमें किया जाता है? सेरोलॉजी और हेटमोलॉजी दोनों बोलते हैं, यानी स्टडी ऑफ ब्लड को हम क्या बोलते हैं? सेरोलॉजी भी बोल सकते हैं, हेमोटोलॉजी भी बोलते हैं। तो ये दोनों प्रकार से क्या करता है? ब्लड बनता है, यानी ब्लड बनने का काम करता है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? ब्लड बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहां तक आपका डाउट क्लियर हो गया। चलिए अब ब्लड का स्टोर का बात करेंगे। ब्लड का स्टोर होता कहां से है? ठीक है ना। तो ब्लड का जो स्टोर होता है वो प्लीहा में होता है, यानी ब्लड का स्टोर जो प्लीहा में होता है, इसको हम इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? स्प्लीन बोलेंगे। आप बोलेंगे प्लीहा होता क्या है? तो ह्यूमन बॉडीज जैसे खाना खाते हैं आप ना, खाना खाने के साथ क्या करते हैं? ब्लड को खाना खाते तो आपका क्या होता है? पेट में स्टोर हो जाता है, यानी पेट में हमारा खाना। उसी तरह पेट के बगल में एक उदर गुहा होता है, उदर गुहा में क्या करता है? ब्लड स्टोर का काम करता है। और ब्लड उदर गुहा को हम क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं। तो स्प्लीन में जाके क्या करता है? ब्लड स्टोरिंग का काम करता है, यानी ब्लड स्टोर करके रखता है। दूसरा चीज बोलेंगे कि स्प्लीन को ही ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अगर ब्लड स्टोर करने का बात करें तो ब्लड यहीं स्टोर भी रहता है और ब्लड का कब्र भी यहीं कहा जाता है। अगर ब्लड अगर मर जाए तो कहाँ जाएगा? तो इसको गार्बयार्ड बोलेंगे। तो ये ब्लड स्प्लीन में क्या करता है? स्टोर भी करता है और रखने, मरा हुआ ब्लड को रखने का भी काम करता है। ह्यूमन बॉडीज में ब्लड भी मरता है, ये मत आप समझिएगा कि ब्लड नहीं मरता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। चलिए दूसरा चीज समझाता हूं, ह्यूमन बॉडी। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे तेल वाला आइटम आप खाएंगे, जैसे क्या काजू किशमिश अगर आप खाइए तो क्या होता है? चिपचिपा होता है। और चिपचिपा क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। ज़्यादा आप कोलेस्ट्रॉल मत लीजिएगा। जैसे आप अगर चिपचिपा पदार्थ ज़्यादा लेते हैं तो आपके क्या होगा कि मतलब आपके बॉडीज में हार्ट बीट में प्रॉब्लम होगा। कितना आदमी आपको ये बोले होंगे कि हार्ट ब्लड स्टोर करके रखता है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हार्ट मेरा ब्लड स्टोर करे और हार्ट में जाके अगर ब्लड जम जाए तो हम हार्ट बीट मेरा फेल हो जाएगा, यानी हार्ट बीट फेल हुआ तो समझ रहे क्या होगा? यानी हार्ट अटैक आ जाएगा। तो आप ये याद रखिएगा कि ब्लड हार्ट में स्टोर नहीं रहता, ये भी आप इसको बता दिए। ब्लड में क्या कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर ह्यूमन बॉडीज में बोला गया कोलेस्ट्रॉल कितना मात्रा में हो, तो कोलेस्ट्रॉल याद रखिएगा 200 ग्राम डेसीलीटर कोलेस्ट्रॉल होता है ब्लड में। और बता रहे ना, एक एक पॉइंट जो स्लाइड बनाए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस स्लाइड को स्किप नहीं कर सकते। अगर स्किप करिएगा तो फिर तो समझना मुश्किल है, इसलिए आप स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए उसके बाद बोला कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो चिपचिपा पदार्थ होता है, तेलिया पदार्थ होता है। तेलिया पदार्थ का मतलब आप समझ रहे हैं, जो तेल आइटम में पाया जाए, जैसे काजू हो गया, किशमिश हो गया, जैसे भी जो भी तेल आइटम लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल उसमें रहता है। और ह्यूमन बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का जरूरत पड़ता है वो कितना पड़ता है मेरे भाई? 200 ग्राम डेसीलीटर पड़ता है। इतना छोटा सा डेसीलीटर में आप मेजर करेंगे। जैसे क्या बोलते हैं, आप लैब में गए होंगे तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह मेजर करने के लिए वो लोग रखा रहता है। तो यहाँ तक आप समझ गए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो कोलेस्ट्रॉल चिपा काजू किशमिश यानी तरल वसा होता है। एक ही बात समझिए, वसा होता है इसमें। वसा किसमें पाया जाता है? तो तेलिया पदार्थ होता है, यानी तेल वाला आइटम होता है। चलिए उसके बाद बोला गया हीमोग्लोबिन। इसमें हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। ये भी आता है, आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। और हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में हम HB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HB। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या होता है? लाल होने का काम करता है। और इसमें क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। आयरन का मतलब आप समझ लीजिएगा Fe।
आयरन को क्या बोलते हैं, Fe, शॉर्ट फॉर्म में Fe बोलते हैं और आयरन बोलते हैं। उसके बाद बोला कि हीमोग्लोबिन मेल बॉडीज में कितना होता है, 14 डेसीलीटर होता है। कितना होता है भाई साहब, अगर मेल बॉडीज में अगर आपको बताया गया तो 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और फीमेल बॉडीज में बोला गया 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर आप लैब वगैरह में जाएंगे तो इतना छोटा सा होता है, उसमें वो बताएगा कि इतना डेसीलीटर होता है। तो यहाँ तक आप क्लियर हो गए होंगे, आई होप, उम्मीद आपसे यही रखते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। तो कोलेस्ट्रॉल समझ गए, हीमोग्लोबिन समझ गए सर। अब बताइए कि मेल बॉडीज में इसका वैल्यू ज़्यादा होता है और फीमेल बॉडीज में क्या क्यों होता है, कम होता है। तो अब हीमोग्लोबिन के कारण बता रहे हैं आपको, अगर मेल बॉडीज में कोलेस्ट्रॉल या हीमोग्लोबिन कम होने के कारण क्या होता है। सबसे पहले अगर हीमोग्लोबिन मेल बॉडीज में ज़्यादा है, मेल बॉडी में ज़्यादा है ना, तो ये स्ट्रांग होगा यानी हार्ड बॉडीज होगा, और ये क्या होगा, फीमेल बॉडीज में कम है, ये क्या होगा 13 ग्राम पर डेसीलीटर है, तो ये क्या होता है मतलब सॉफ्ट बॉडी। जैसे आप लड़कियां लोग का नखरा जानते हैं ना, लड़की लोग को बहुत सारा नखरा होता है। नखरा का मतलब क्या हो गया, आपका अगर बाला वाली होगा तो आप समझिएगा, जरा सा इसे टोक दीजिएगा ना, ओ बाबा चोट लग गया, तो कहने का मतलब क्या, चोट लग गया। इसमें क्या चीज़ का कमी, तो हीमोग्लोबिन में कमी होता है। हीमोग्लोबिन कम होगा, अरे बहुत चोट लग गया, ऐसे ऐसे बोलता रहेगा। अरे सॉरी, तुमको चोट लगा है तो कि नाटक कर रही है, तुम्हारे पास हीमोग्लोबिन का कमी है, तो जाके हीमोग्लोबिन अपना बढ़ाओ, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ाएगा तो ऐसे ही चोट लगेगा। तो ये क्या होता है, मेल बॉडीज में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ज़्यादा होता है, और फीमेल बॉडीज में क्या होता है, कम होता है, यानी फीमेल बॉडी सॉफ्ट होता है। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद रक्त परिसंचरण क्या होता है, रक्त को यानी सर्कुलेटरी सिस्टम भी एक भाषा में बोलते हैं, तो रक्त का परिसंचरण हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। रक्त का खोज सबसे पहले यानी परिसंचरण के बारे में विलियम हार्वे बताए थे। कौन बताए थे, अगर रक्त का परिसंचरण के बारे में अगर आपको बताएगा तो सबसे पहले क्या कहेगा, विलियम हार्वे ने इसके बारे में बताया था, ठीक है। विलियम हार्वे इसके बारे में बताया था, स्टडी किया था इसके बारे में कि रक्त का परिसंचरण कैसे होता है। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा कि अगर आपसे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाए कि रक्त का परिसंचरण कहाँ होता है, कौन सा, तो उसको रक्त का परिसंचरण का खोज सबसे पहले किसने किया था, तो आप याद रखें विलियम हार्वे ने किया था। और ये आपको बता दूं कि 2018 का क्वेश्चन, जो 18 में जो पेपर हो रहे थे एएलपी और एनटीपीसी का, एनटीपीसी एएलपी और टेक्नीशियन का जो हो रहा था ग्रुप डी में, तो इस 3 बार रिपीट किया गया था कि रक्त परिसंचरण का खोज यानी किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। और ये गारंटी देता हूं कि अब जब रिवीजन करवाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद बताओ फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का कार्य क्या होता है, ब्लड किस तरह हमारे बॉडीज में काम करता है, ये जरा समझिएगा। सबसे पहले ब्लड का जो काम होता है वो ताप नियंत्रण करने का काम करता है। ताप मतलब क्या होता है, टेम्परेचर नियंत्रण करेगा, यानी टेम्परेचर जो होता है ये कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि आपके बॉडी में ब्लड यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, अगर मान लीजिए पूरे बॉडीज में भी क्या करता है, ब्लड मतलब ट्रांसफर होता है, एक दूसरे से ट्रांसफर होता है। अगर ये टेम्परेचर का नहीं करेगा कंट्रोल तो हमारा बॉडी क्या होगा, एक समय ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ब्लड कंट्रोल का काम है। दूसरा चीज, जब तक आपका बॉडी गतिशील रहेगा, जब तक आपका बॉडी गतिशील रहेगा तब तक उसमें उष्मा रहेगा। यानी हमारा बॉडी में ब्लड क्या करता है, 120 के स्पीड से जाता है और 80 के स्पीड से आता है। यानी आपका जो ब्लड जाने का क्षमता वो कितना होता है 120, और आने का कितना होता है 80, मतलब घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। और इसी से जाने आने का यानी रक्त परिसंचरण हमारे पूरे बॉडी में होता है। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। तो आप समझ गए। तो इसी को जैसे किसी का ब्लड प्रेशर मापते हैं तो बोलते हैं ना कि 120/80 होना चाहिए, ठीक है ना। 120 कितना, यानी जाने का क्षमता कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए, और आने का क्षमता कितना 80 होना है। अगर इससे कम होता है तो किसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर कम हो गया, और इससे ज़्यादा हो जाता है ब्लड प्रेशर हम क्या बोलते हैं, कम ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से थोड़ा सा घटना भी होता है। चलिए दूसरा बोला कि पोषक पदार्थ को परिवहन करता है, न्यूट्रिएंट्स। आपके बॉडीज में जो आप खाते पीते हैं तो न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिएंट्स पोषक पदार्थ को ले जाने में, बनाने में या ब्लड बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरा चीज बोला गया गैसों का परिवहन करता है, यानी गैस का परिवहन का मतलब क्या हो गया, जो आपके बॉडीज में क्या होता है CO2 और O2 जाता है, हम क्या करते हैं ऑक्सीजन लेने का काम करते हैं। वैसे कोरोना काल में ऑक्सीजन का बड़ा कमी है, तो आप लोग थोड़ा ख्याल रखिएगा इस चीज़ों को कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कमी ना हो। तो दूसरा चीज याद रखिएगा कि क्या बोला गया O2 और CO2 बोला गया, यानी जो गैस का यानी परिवहन दे रखा है वो O2 और प्लस CO2 का करता है। आपके बॉडी में बहुत लेते क्या लेते हैं
ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये आने जाने का जो काम होता है ये ब्लड के थ्रू क्या है, जैसे ऑक्सीजन लिए ना तो ऑक्सीजन क्या होता है, फेफड़ा तक आया, फेफड़ा का काम क्या होता है, स्टोर करना। फेफड़ा हमको ऑक्सीजन नहीं देता है, ये बात आप याद रखें, फेफड़ा हमको ऑक्सीजन नहीं देता। फेफड़ा का काम क्या होता है, गैस को स्टोर करना, यानी ऑक्सीजन जो गैस है स्टोर करना, और वो ऑक्सीनेट करता है, आपके ब्लड पूरे बॉडी में जो ट्रांसफर करता है वो हमारा क्या करता है, ब्लड के थ्रू, और ब्लड को ऑक्सीजनेट किया जाता है। डीऑक्सीजनेट और ऑक्सीजनेट ये आप सुने होंगे, ठीक है ना। ऑक्सीजनेट तो ये हमारा क्या होगा, गैसों का भी परिवहन करता है। दूसरा उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करता है। उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, जैसे कि आप उत्सर्जी पदार्थ के बारे में, तो उत्सर्जी पदार्थ होता है जैसे डेलाइसिस जानते हैं ना, जो पेशेंट लोग का होता है डेलाइसिस हो गया, तो डेलाइसिस क्या करता है, किडनी का डेलाइसिस होता है। तो इसमें उत्सर्जी पदार्थ में जो आपके काम के चीज़ होंगे, यानी जो आपके काम के चीज़ होंगे वो आपका ब्लड क्या करेगा, ले जाएगा, और जो खराब चीज़ होगा उसको भी ले जाएगा। मतलब किडनी के द्वारा ये डेलाइसिस होता है, या डेलाइसिस पेशेंट होता होगा तो उससे आप पता लगाए तो ये चीज़ हो जाएगा। तो ये क्या बोला गया कि उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करता है, किडनी के द्वारा रिफाइन भी होता है। कई आदमी बोलेंगे आपको किडनी के द्वारा रिफाइन भी हो, तो ब्लड रिफाइन हो रहा है, तो इसमें कुछ खराब भी होगा और कुछ अच्छा भी हो, दोनों चीज़, यानी डेलाइसिस % होगा तो उसमें आपको पता लग जाएगा जो उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन कैसे होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहे हैं हम, अभी आपको हम ब्लड के बेसिक पार्ट्स को बता दिए थे। बेसिक पार्ट्स में बताने के बाद अब ब्लड को कंपोजिशन के बारे में समझते हैं कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है। सबसे पहले ब्लड दो टाइप्स का होता है, एक क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड मतलब प्लाज्मा, प्लाज्मा जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और कार्पेल्स जो होता है वो कितना होता है, यानी रुधिराणु जो होता है वो 40% होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछा जाए कि प्लाज्मा कितना % होता है, तो आप बोलेंगे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो कितना होता है, 60% होता है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कार्पेल्स कितना होता है, यानी रुधिराणु कितना होता है, तो 40% होता है। जैसे आप ऐसे समझिए कोई चीज को, जैसे आप क्या करते हैं, यानी शरबत बनाते हैं, शरबत बनाने में क्या होता है, एक चीनी ले लिए और एक पानी ले लिए, तो पानी क्या होता है, लिक्विड पार्टिकल होता है, और चीनी क्या होता है, सॉलिड होता है। तो आप क्या करते हैं, दोनों को मिला देते हैं, मिलाने के बाद क्या होता है, एक शरबत मेरा बन जाता है ना। तो इसी तरह हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा कितना होता है, 60% होता है, और प्लाज्मा 60% होता है, और रुधिराणु जो कार्पेल्स ये क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है। ये याद रखिएगा, ये जो होता है ये क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है। ठोस पदार्थ कितना होता है, 45% होता है। अब 45% होता है। कार्पेल्स कितने टाइप का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। तो इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम प्लाज्मा के बारे में जानते हैं कि प्लाज्मा होता क्या। सबसे पहले प्लाज्मा ह्यूमन बॉडीज के रक्त में यानी ब्लड में 60% होता है, कहीं कहीं आपको 40% मिल जाएगा, ठीक है ना, कहीं कहीं क्या हो जाएगा, 40% मिल जाएगा। और प्लाज्मा में दो प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन क्या होता है, फाइब्रोनोजेन होता है, और दूसरा क्या होता है, थ्रोम्बिन होता है। ये एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, ठीक है ना। अगर ये एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्लाज्मा में कितने प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, तो दो प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। एक क्या पाया जाता है, फाइब्रोनोजेन पाया जाता है, और दूसरा थ्रोम्बिन पाया जाता है। ये प्रोटीन क्या करता है, ये प्रोटीन जो है मेनली अगर किसका बात करेंगे, फाइब्रोनिजन का बात करेंगे, फाइब्रोनोजन का बात करेंगे, तो ये ब्लड को यानी क्या करता है, प्लाज्मा को गाढ़ा करने का काम करता है। ये जो होता है हमारा ब्लड, उसको गाढ़ा करने का काम करता है। जैसे कि इसमें से क्या करता है, अगर किसी का कोई डिजीज यानी कोई बीमारी का पता लगाना होता है, तो बीमारी का पता लगाने के बाद क्या करता है, पता लगाने के लिए क्या करता है, मेनली सेरम को निकाल के यानी फाइब्रोनिजन को निकाल के, उसके सेरम जो होता है इसके अंदर, वो सेरम को निकाल के क्या किया जाता है, किसी चीज का बीमारी का पता लगाया जाता है, ठीक है ना। किसी चीज का क्या, किसी इंसान का, किसी चीज का नहीं, किसी इंसान का बीमारी का पता लगाया जाता है। और मेनली ये क्या होता है, प्रोटीन होता है। अगर क्या करेंगे, इन दोनों प्रोटीन में से अगर खासकर मैं फाइब्रोबिनोजेन का बात करूं, तो ये क्या करता है, अगर आप प्लाज्मा में से इसको निकालेंगे तो ये प्लाज्मा क्या होता है, गाढ़ा करने का काम करता है। अगर प्लाज्मा में से हम फाइब्रोनिजन प्रोटीन निकाल लिए तो ये क्या हो जाएगा, पीला कलर का दिखाई देता है। हालांकि ये पीला होता ही है, पीला कलर का दिखाई देता है, हालांकि पीला ये होता है। अगर आप फाइब्रोनिजन मेनली पैंथोबिन का छोड़िए, फाइब्रोबिनोजिन अगर निकाल लीजिए आप, तो ये क्या दिखाई देगा आपको, ये जो दिखाई देगा वो पंचुच्छू दिखाई देगा। जैसे प्लाज्मा क्या पूरा तो पीला होता है, और फाइब्रोबिनोजन क्या करता है, उसको प्लाज्मा को क्या करता है, यानी गाढ़ा करने का काम करता है। अगर गाढ़ा करने का काम किया और प्लाज्मा में से हम मान लीजिए फाइब्रोबिनोजन निकाल लेते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या करता है,
यानी पूरा पूरा पंचुच्चू हो जाता है। जैसे आप बोलते होंगे ना कि अगर पानी दूध है, दूध देखे होंगे, और दूध में हम क्या करते हैं, ज्यादा पानी डाल देते हैं। जैसे गाँव घर में दूध बिक्री करने वाले लोग जानते होंगे, ज्यादा पानी डाल देते हैं, ज्यादा पानी डाले पंचुच्चू बोलते हैं ना। तो इसी तरह अगर फाइब्रोमिनोजन के निकाले तो प्लाज्मा जो गाढ़ा था, गाढ़ा कैसा पीला कलर का, तो ये पंचुच्चू हो जाएगा। ठीक है ना, खाली पानी ना जाएगा। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे, आई होप क्लियर होगा। अब हम कार्पेल्स के बारे में, रुधिराणु के बारे में बताते हैं। रुधिराणु क्या होता है? ठोस पदार्थ होता है। ठोस पदार्थ होता है, इसमें क्या क्या होता है? एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, एक प्लेटलेट्स होता है। ये कितने प्रकार का होता है? एक आरबीसी होता है, एक प्लेटलेट्स। आपको प्लाज्मा के बारे में बता दीजिए। चलिए, अब कार्पेल्स के बारे में बताते हैं। कार्पेल्स क्या होगा? इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स होता है। इनका अगर टेक्निकल नाम बोले कि एर्थोसाइट्स बोलेंगे, डब्ल्यूबी का अगर टेक्निकल नाम बोले ल्यूकोसाइट्स बोलेंगे, और प्लेटलेट का अगर मैं टेक्निकल नाम बोलूँ तो थ्रोम्बोसाइट बोलेंगे। अब आप ये याद रखिए कि इसमें अगर आपको बोला गया कि आरबीसी की मात्रा हमारे ब्लड में कितना होता है, तो आरबीसी की हमारे ब्लड में मात्रा 50 लाख होता है, यानी 5 मिलियन बोल सकते हैं हम। मिलियन में अगर बोलेंगे तो 5 मिलियन। अगर आपसे ये पूछा है कितना परसेंटेज है, तो आप याद रखिएगा कि 95% होता है। ठीक है ना। अब जरा सा सोचिए ना कि डब्ल्यूबीसी का मात्रा कितना? 10,000, और इसका कितना? 2 लाख। और 2 लाख इसका है, और इसका 50 लाख है, इसका कितना हो गया? 10 लाख, और ये 2 लाख, यानी टोटल मिला के मान लीजिए 2.25 लाख होगा। और ये 50 लाख अकेले है, तो पूरा ब्लड आरबीसी यानी क्या हो गया? रुधिराणु में, यानी ब्लड के कार्पेल्स में, रुधिराणु में टोटल अकेले कितना? आरबीसी कितना हो गया? 50 लाख हो गया। आरबीसी 50 लाख हो गया। 10,000 हमारा क्या हो गया? थ्रोम्बोस, ये डब्ल्यूबीसी हो गया। और 2 लाख क्या हो गया हमारा? यानी प्लेटलेट्स हो गया। चलिए, अब इसकी मृत्यु काल के बारे में बताते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि आपका जो आरबीसी होगा वो 120 दिन जिंदा रहता है। कितना दिन रहता है भैया? 120 दिन जिंदा रहता है। और ये अगर आपसे पूछा कि डब्ल्यूबीसी कितना दिन जिंदा रहता है, तो 4 दिन जिंदा रहता है। और आपसे बोला गया कि प्लेटलेट कितना रहता है? 7 दिन रहता है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा मेरा भाई कि मेरा आरबीसी मर गया, मेरा डब्ल्यूबीसी मर गया, अब मेरा क्या मर गया? प्लेटलेट मर गया। तो भाई हमारे शरीर में ब्लड आता कहाँ से? तो देखिए, आरबीसी आपका मर जाता है 120 दिन में। ब्लड में आरबीसी कितना? 120 दिन में। उसके बाद हमारा क्या है? दूसरा कितना? 4 दिन में मरता है। दूसरा क्या होता है हमारा? डब्ल्यूबीसी कितना दिन में? 4 दिन में मरता है। और हमारा कितना होता है? ये थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट कितना दिन में मर जाता है? 7 दिन में मरता है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आता है, ये सब मरने के बावजूद आपके मन में बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि भाई मेरा डब्ल्यूबीसी मर गया, आरबीसी मर गया और प्लेटलेट मर गया, तो हम जिंदा कैसे रहे? मेरे भैया बात मेरा समझ। अगर तुम्हारा डब्ल्यूबीसी और आरबीसी और प्लेटलेट अगर मर भी जाता है, तो तुम्हारा प्लाज्मा जिंदा रहता है। प्लाज्मा जिंदा रहता है। प्लाज्मा कैसे जिंदा रहता है? तो बता, ये सर्वा क्या करता है? घूमता रहता है। जो तुम्हारा ब्लड होता है भैया, आपका ब्लड होता है, तो उसमें क्या करता है? घूमता रहता है। जैसे कैसे आप चाय बनाते हैं ना घर में, तो चाय में क्या करता है? दूध डालते हैं, पानी डालते हैं, चीनी डालते हैं, तो चाय पत्तियां जो होता है वो घूमता रहता है बीच बीच में। तो यही होता है ना, घूमता रहता है। तो क्या करते हैं? जब बन जाता है उसको छान के फेंक देते हैं। तो ये क्या करता है? रुधिराणु लोग जो है वो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी और प्लेटलेट की घूमता रहता है। तो प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा क्या करता है? इसको छानने का काम। कैसे छानेगा? तो इन दोनों को मिलके थर्मोसाइट, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी को क्या करता है? लाइसोसोम मार देता है। क्या कौन मार देता है? लाइसोसोम मार देता है। इसको क्या करेगा? लाइसोसोम मिलके मार देगा। यानी इन दोनों को कौन मारता है? तो लाइसोसोम मारता है। और इसको क्या करता है? अकेले स्प्लीन क्या करता है? इसको मार देता है। अब इसको कौन मारता है? आरबीसी को कौन मारता है? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो स्प्लीन मारता है। और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को कौन मारता है? लाइसोसोम मारता है। अब खिलने के लिए कोरोना हो गया, गला कहीं कहीं फंस जाता है, कोरोना नहीं हुआ, ठीक ना। तो ये क्या करता है? रुधिराणु लोग जितना होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी होता है और प्लेटलेट होता है, वो ब्लड में घूमता रहता है। जब ये मर जाता है, ये मरने के बाद ये मर जाता है, तो प्लाज्मा देखेंगे, प्लाज्मा हमारे बॉडी में 60% होता है। तो अब बोलिएगा आप कि प्लाज्मा में भैया कैसे ब्लड बनेगा? तो आपका जो बोन मैरो होता है ना, हड्डी जो होता है, बोन मैरो जो होता है, वो बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो में क्या करता है? ब्लड बनने का काम करता है। तो ये बउआ लोग को लाइसोसोम मार दिया, ये बउआ को स्प्लीन मार दिया, तो ये बउआ क्या करेगा? बोले बहुत मेरे चक्कर में तू घूम रहा था, जा मर गया। लाइसोसोम तुमको मार दिया, स्प्लीन तुमको मार दिया, इन दोनों का मार दिया। प्लाज्मा क्या करेगा? उसको मतलब प्लाज्मा में बोन मैरो जो होगा वो
आरबीसी बनाने का, यानी वहां से ब्लड बनेगा। फिर इसमें जो रहता है उसमें प्लेटलेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, किसी इंसान का अगर मैं समझा दूं कि डेंगू होता है, डेंगू आप सुने होंगे ना, डेंगू होता है, उसमें प्लेटलेट का कमी हो जाता है, यानी 2 लाख होता है हमारे बॉडी में प्लेटलेट, 2 लाख से यदि कम हो जाता है तो ये एटलीस्ट हमारा क्या हो जाता है, हमको डेंगू का यानी डर रहता है, तो 2 लाख से कम नहीं होना चाहिए, 7.25 लाख एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप समझिए। चल एक बार आप रिवीजन करिए। रिवीजन ये कर, प्लाज्मा हमारे बॉडी में कितना परसेंट हो जाता है बताइए भाई, बोलिए मेरे साथ। प्लाज्मा कितना होता है? 60% होता है। अगर आपसे बोला एरिथ्रोरान यानी कार्पेल्स कितना परसेंट होता है? 60% होता है। अगर रुधिराणु में कौन सा चीज पाया, 2 चीज पाया जाता है, एक क्या होता है, फाइब्रोनेजिन पाया जाता है, और एक थ्रोम्बोइन होता है। फाइब्रोनेजिन फाइब्रोनोजेन जो होता है वो क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। और प्रोटीन क्या करता है, फाइब्रोनोजिन ब्लड को गाढ़ा करने का काम करता है। अगर उसको हम फाइब्रोनोजिन मेनली निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा पंचुच्चू हो जाएगा, यानी ब्लड मेरा प्लाज्मा। जैसे प्लाज्मा थेरेपी अगर किसी का किया होगा, अगर प्लाज्मा थेरेपी आप जानते होइएगा, तो उसमें से फाइब्रोनोजिन निकाल लिया जाता है, यानी तो उसको हम प्लाज्मा थेरेपी करते हैं, जिससे कोई बीमारी का पता लगाता है। चलिए अब दूसरा चीज का रिवीजन करिए कि ब्लड में रुधिराणु यानी कार्पेल्स कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। एक डब्ल्यूबीसी होता है, एक आरबीसी होता है, एक प्लेटलेट होता है। डब्ल्यूबीसी कितना दिन जिंदा, आरबीसी कितना दिन जिंदा रहेगा, 120 दिन। कितना होता है, 50 लाख होता है। अगर मेरे साथ आप बोलिएगा बार बार तो याद हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी आरबीसी कितना होता है, 50 लाख होता है। कितना दिन जिंदा रहता है, 120 दिन जिंदा रहता है। इसको टेक्निकल नाम क्या बोलेंगे, टेक्निकल नाम क्या बोलेंगे, अर्थोसाइट्स बोलेंगे। दूसरा क्या बोला, डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, इसका कितना मात्रा होता है, 10,000 होता है। कितना दिन जिंदा रहता है, 4 दिन जिंदा रहता है। इसका टेक्निकल नाम क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट्स बोलता है। तीसरा बोलेंगे प्लेटलेट होता है, इसका हम टेक्निकल नाम क्या बोलेंगे, थर्मोसाइट बोलेंगे। थर्मोसाइट बोलेंगे। कितना दिन होता है हमारे बॉडीज में, 2 लाख होता है। कितना दिन जिंदा रहता है, 7 दिन जिंदा रहता है। और ये प्लेटलेट को और डब्ल्यूबीसी को कौन मारता है, तो याद रखिए लाइसोसोम मारता है। कौन मारता है भाई साहब, लाइसोसोम मारता है, लाइसोसोम। और उसके बाद बोले आरबीसी को कौन मारता है, स्प्लीन मारता है। तो चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए तो इसके बारे में आपको सब समझा दिए कि ब्लड में क्या क्या होता है। प्लाज्मा होता है, लिक्विड होता है। प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड होता है। रुधिराणु कार्पेल्स ठोस होता है, 40% होता है, 60% होता है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, आई होप। आपको जो जो समझा दिए हम सारा समझा दिए। अगर आपको इसके बाद अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम आपको ब्लड का बेसिक जानकारी दे दिए। बेसिक जानकारी के बाद ब्लड का कंपोजिशन बता दिए। कल जो बताएंगे हम आपको ब्लड का आकार, आरबीसी का आकार बता देंगे, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का, यानी फंक्शन बता देंगे कि हमारे बॉडीज में क्या काम करता है। फंक्शन ऑफ आरबीसी, फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, बी सेफ। फिर क्या बोले एक वर्ड कि अगर घर में रहेगा इंडिया तो कल मुस्कुराएगा इंडिया। तो आप घर में रहने का काम करिए, बाकी आपके साथ हम हैं, आप मेरे साथ रहिए, इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू, बाय।